अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। लेकिन बच्चों इससे पहले वीडियो हो गई है लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, या उसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, और एटम्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं देते, एटम्स लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देते हैं। ये पिछली वीडियोस में सारी बातें हो गई हैं। ठीक हो गया। तो तमाम बातें जो हैं स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये पिछली वीडियोस में बातें हो गई। बोहर एटॉमिक मॉडल चल रहा है, तो बोहर एटॉमिक मॉडल में कैलकुलेशंस आई। कैलकुलेशंस में बच्चों एनर्जी डिफरेंस की कैलकुलेशन आई, रेडियस की कैलकुलेशन आई, एनर्जी डिफरेंस की कैलकुलेशन आई, एनर्जी डिफरेंस के बाद फ्रीक्वेंसी वाली कैलकुलेशन आई और वेव नंबर वाली कैलकुलेशन आई। वेव नंबर की कैलकुलेशन में हमने यहाँ तक स्टॉप किया था पिछले लेक्चर में। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों वेव नंबर क्या होता है कि 1 मीटर डिस्टेंस तक जितनी नंबर ऑफ वेव्स इमिट होती हैं उसको कहते हैं वेव नंबर। उसको बच्चों कहते हैं वेव नंबर। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है बच्चों, ये ऑर्बिट्स हैं। और ये बोहर मॉडल किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए, उसके लिए कि जिसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। ये बात आपने याद रखनी है। Li++ मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम प्लस, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। He+ है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है, अब बताने क्या लगा हूँ कि वेव नंबर क्या होती है। वेव नंबर होती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया जब इलेक्ट्रॉन, तो कुछ रेडिएशंस इमिट होंगी। वो रेडिएशंस 1 मीटर डिस्टेंस में कितनी रेडिएशंस, हाउ मैनी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस। वेवलेंथ किसकी होती है, रेडिएशन की होती है। हाउ मैनी वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ की रेडिएशंस इमिट होंगी, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर यानी वेव का नंबर। समझ आ गई बात। तो बच्चों बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो 2 चीज़ों के लिए आया था, 2 चीज़ों के लिए आया था। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज जो आपने पढ़ी है वो 1887 में डिस्कवर हो गई थी। 1887 में डिस्कवर हो गई थी। लेकिन उसका जो ओरिजिन था कि ऐसा क्यों हो रहा है, एटम्स लाइन स्पेक्ट्रम तो देते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देते, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। तो बोहर मॉडल ने ये बात भी समझाई। बोहर मॉडल आपसे कोई पूछे क्यों आया, किस किन चीज़ों को समझाने के लिए आया, तो बच्चों 2 चीज़ों को समझाने के लिए आया है। एक जो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड था उसको ओवरकम किया आके बोहर ने, और दूसरा क्या काम था, उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें समझाया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें समझाया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीपर्न सीरीज, पैशन सीरीज है, उसके ज़रिए हमें बता दिया कि एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं, तो क्यों एटम्स लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। ठीक हो गया। देखिए बच्चों बोहर एटॉमिक मॉडल ने कैसे समझाया, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में है, तो जब हम इसके हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस को किसी कंटेनर में हीट किया, तो क्या हुआ कि पहले तो लिखा है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे एटम्स में। फिर एटम्स, लाखों करोड़ों एटम्स हैं बच्चों, उन लाखों करोड़ों एटम्स में एक एटम की ये जो कहानी है, बाकी सारी लाखों करोड़ों एटम्स की भी कहानी बिल्कुल इसी तरह होगी। इलेक्ट्रॉन जंप किया और हाइयर ऑर्बिट में गया। ठीक है, ये लोअर ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन जंप किया और हाइयर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है। अच्छा, हीट किया, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला गया। लेकिन क्या है बच्चों कि यहाँ ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है, ऑर्बिट की एनर्जी यहाँ हाई है, ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करें तो -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। यहाँ ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी है -13.3 अप्रोक्स, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी कम है। क्यों बच्चों कम है, क्योंकि माइनस में बड़ा नंबर है,
माइनस में बड़ा नंबर है तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी क्या है, इस ऑर्बिट की एनर्जी कम है। ठीक है, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कम। इलेक्ट्रॉन डेरिवेशन हमने मुकम्मल कर ली है, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के उस ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी क्या एनर्जी है, वो पीछे हमने पूरी कैलकुलेशंस के साथ एनर्जी कैलकुलेट की। यहाँ ऑर्बिट में आप देखें बच्चों, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, लेकिन माइनस में है तो ये कम वैल्यू है, ये कम है, ये ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि माइनस में है। क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को हीट किया तो इलेक्ट्रॉन हीट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी में चला गया। ठीक हो गया। अब यहाँ लो ऑर्बिट वाले, जो लो शेल वाला ऑर्बिट था, यहाँ ये क्या कौन सा ऑर्बिट है बच्चों, लो ऑर्बिट है, यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ लो ऑर्बिट क्यों मैं बोल रहा हूँ, लोअर ऑर्बिट क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो लो है, यहाँ एनर्जी हाई है। एनर्जी बच्चों क्या है, हाई है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके हाइयर में गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में था, तो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में जब जाएगा तो अनस्टेबिलिटी आएगी, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन always tries to remain in lowest एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। यहाँ ये अनस्टेबल है, जब यहाँ वापस आएगा तो दोबारा यहाँ वापस आएगा, क्यों, स्टेबल होने के लिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट में चला गया है जहाँ स्टेबल नहीं है, तो दोबारा वापस आएगा, डी एक्साइट होगा और यहाँ लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में। जो इसने हीट एब्जॉर्ब की थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदा था, हाई ऑर्बिट में गया था, जब वहाँ से डी एक्साइट हुआ फिर उसी ऑर्बिट में आया तो कुछ रेडिएशंस इमिट हुई, कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस इमिट हुई, कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस इमिट हुई। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों इमिशन स्पेक्ट्रम। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि रेडिएशंस इमिट हो रही हैं तो इसको हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अच्छा, अब इस तरह बोहर ने किस तरह समझाया बच्चों, किस तरह समझाया, कैलकुलेशन से भी हम कैलकुलेशन करके भी हम आपको बताएंगे किस तरह समझाया। इससे पहले वाली भी वीडियो में एक दफ़ा मैंने आपको बात बताई थी कि एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देते हैं या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों देते हैं, क्योंकि कुछ ख़ास किस्म के ही एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, हर किस्म के एनर्जी लेवल्स मौजूद नहीं हैं, हर किस्म के एनर्जी लेवल्स। ये देखिए -13.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आगे फिर क्या शुरू होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आगे क्या है -1.454 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी दरमियान में कुछ एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हैं और कुछ एनर्जी लेवल्स गायब हैं, कुछ एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हैं और कुछ एनर्जी लेवल गायब हैं। इसलिए जो स्पेक्ट्रम है बच्चों वेवगार का, उसमें भी हमें सारे कलर दिखाई नहीं देते, बल्कि कुछ कलर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कलर गायब होते हैं, क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है, एटम में कुछ ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, कुछ ऑर्बिट्स गायब हैं, तो इसीलिए हमें कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, कुछ कलर्स दिखाई नहीं देते। और जब यहाँ से कुछ ऑर्बिट गायब हैं तो यहाँ से कुछ कलर गायब हो जाते हैं, यहाँ से जब कुछ कलर गायब होते हैं तो उसी को ही हम नाम देते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये बच्चों क्या था, बोहर ने इस तरह समझा दिया कि इस तरह जो है वो एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब आप ये देखें बच्चों कि ये वेव नंबर की डेरिवेशन हमने पीछे की थी, ठीक है, ये वेव नंबर का साइन है। अच्छा, ये जो पूरा फैक्टर है Me4 और ये जो मैंने रेड ब्लैक पेन से इसको सर्कल किया हुआ है, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो बच्चों इसकी वैल्यू आती है 1.09 × 10⁻⁷। ठीक है, 1.09 × 10⁻⁷ इसकी वैल्यू आती है। और बच्चों इस सारे फैक्टर को हम बोलते हैं R, और बच्चों इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट इसको बोलते हैं बच्चों। इस पूरे
एच की वैल्यू 6.26 इंटू 10⁻⁻34, अप्रॉक्स वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट 8.84 इंटू 10⁻⁻12 वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं। इन सब की वैल्यूज डालें तो ये वैल्यू आती है बच्चों आर की, और ये इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये कांस्टेंट डिस्कवर किया। यहाँ तक आपको बच्चों बात समझ में आई आर की? अच्छा ठीक है, चले ये जेड स्क्वेयर और ये सारा फैक्टर आर हो जाएगा, और ये बाकी उसी तरह चलेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक हो गया। अब बच्चों यहाँ पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नाचीज़ बंदा, तो वो ये आर की वैल्यू है। ठीक है, आपने नोट कर ली होगी। जो मैं यहाँ चीज़ बच्चों समझाने की कोशिश हो रही है वो ये हो रही है कि ये तो कैलकुलेशन है वेव नंबर की। वेव नंबर आपसे बोले कि आप वेव नंबर कैलकुलेट करें, तो बच्चों आप वेव नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कैलकुलेट दी वेव नंबर when electron jumps from n is equal to n is equal to 1। कह रहा है कि जो रेडिएशन इमिट हुई हैं, जो वेव्स इमिट हुई हैं, आप उनका नंबर कैलकुलेट करें जब इलेक्ट्रॉन n is equal to जम्प्स फ्राम n is equal to n is equal to 1। जब n2 से इलेक्ट्रॉन n1 में आया तो आप इसकी क्या कैलकुलेट करें? आप इसका कैलकुलेट करें वेव नंबर। अच्छा, वेव नंबर पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। देखिए जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, 1। अच्छा, आर की वैल्यू 1.09 × 10⁻⁷। 1/n1 क्या है? 1। n2 क्या है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1.09 × 10⁻⁷, 1/1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा बच्चों, 3/4 आ जाएगा। तो ये आएगी वैल्यू तकरीबन 82.2884 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। 82.26 है, 82.2 है, यानी अप्रॉक्स इतनी वैल्यू आती है। ठीक, यानी क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये कि इलेक्ट्रॉन जब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पर आया तो कितनी वेव्स इमिट हुई? वेव नंबर क्या है? इतना है। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ गई, कैलकुलेशन हमने करके आपको बता दी। अच्छा, अब आगे बात सुनिए। अब आगे एक बात आपको समझाते हैं। ये तो आपने कैलकुलेशन कर ली, अगर ऑब्जेक्टिव में भी आया तो आप कैलकुलेशन कर लें। अब देखें, ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी लेवल्स हैं बच्चों। ठीक है, ये n इज इक्वल टू 1 है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट। ये दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, आगे ऑर्बिट चलते जा रहे हैं, ये आगे इन्फिनिटी था। ठीक, यहाँ से ये दूसरा ऑर्बिट है, दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आया पहले ऑर्बिट पर। ठीक है, तीसरे से आया पहले पर, चौथे से आया पहले पर, पांचवें से पहले पर, छठे से पहले पर, और इन्फिनिटी से आया फर्स्ट ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन जब जंप करके आया तो कुछ रेडिएशंस इमिट हुई। इन रेडिएशंस को जिस साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया, जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया बच्चों, उसका नाम था लाइमन। तो इस तरह ये पूरी एक सीरीज़ है, तो इसको हमने नाम दे दिया लाइमन सीरीज़। ये पूरी एक सीरीज़ बन रही है ना, n1 पर इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आ रहा है, तीसरे से पहले में आ रहा है, चौथे से पहले में आ रहा है, k l m n शेल से इलेक्ट्रॉन पहले में कूद रहा है, तो इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है। ये पूरी एक सीरीज़ बन रही है, पूरी एक सीरीज़ बन रही है। तो इसको हमने बोला लाइमन सीरीज़। इसको क्या बोला हमने? लाइमन सीरीज़। अच्छा, लाइमन सीरीज़ में लोएस्ट ऑर्बिट जो होगा बच्चों वो क्या होगा? n इज इक्वल टू 1।
यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में कूदेगा, तो उसको हमने कहा लाइमन सीरीज। ठीक हो गया। पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, ये आपने ध्यान में रखना है। हम इस वक्त ये प्रूव कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आया था, क्या था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम था, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। तो वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस है, लाइन है, तो वो क्यों है, उसका ओरिजिन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, पीछे वजह क्या है, वो वजह पढ़ रहे हैं। ये बात ध्यान में रखनी है, वो क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, फिर इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर सारा सही समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। लाइमन क्यों नाम है? साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये सीरीज डिस्कवर की। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट क्या किया, वेव नंबर कैलकुलेट किया। वो क्या होता है, 1 मीटर डिस्टेंस में, पर मीटर 1 मीटर डिस्टेंस में जितनी नंबर ऑफ वेव्स इमिट होती हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, उसको बोलते हैं वेव नंबर्स। ठीक हो गया, यानी हाउ मैनी वेव्स, कितनी वेव्स। अच्छा, अब बच्चों आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ और थोड़ा अब यहाँ देखिए। अब ये तो वेव नंबर की कैलकुलेशन थी जो हमने एक एग्जांपल करके आपको बताई कि वेव नंबर इस तरह कैलकुलेट होती है, वो आप कर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि कैलकुलेट करें बच्चों, कैलकुलेट वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n is equal to 2 n is equal to 1। जब n2 से n1 पर इलेक्ट्रॉन जंप किया, यहाँ से n2 से इलेक्ट्रॉन n1 पर जंप किया, तो जो रेडिएशन इमिट हुई उसकी क्या वेव लेंथ है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपकी बुक में, नेशनल बुक फाउंडेशन में कैलकुलेशन की हुई है वेव नंबर की, वेव लेंथ की कैलकुलेशन नहीं है। वेव लेंथ की कैलकुलेशन नहीं है, वो हम आपको कराने लगे हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, एंट्री टेस्ट में आ जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपकी बुक में वेव नंबर्स की कैलकुलेशन। बच्चों देखिए ये क्या है, वेव नंबर। अच्छा, वेव नंबर है जेड स्क्वायर, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू क्या है बच्चों, आर है। इस पूरे को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। आर लिख दिया, ठीक हो गया। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है बच्चों, वेव नंबर है। क्या है, वेव नंबर है। और वेव नंबर का क्या यूनिट होता है, वेव नंबर का यूनिट क्या होता है, पर मीटर। और वेव लेंथ का क्या होता है, यूनिट मीटर होता है। तो इस चीज़ से आपको ये बात जज करनी चाहिए कि जो वेव नंबर होगा उसकी जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, तो मैं इधर इसको यहाँ नीचे लिखने लगा हूँ। यहाँ देखिएगा, ये क्या है, वेव नंबर है। वेव नंबर क्या होता है, पर मीटर। वेव लेंथ क्या होता है, मीटर। तो यहाँ से मैं एक बात लिखने लगा हूँ, 1/λ इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोलिए ठीक लिखा है कि नहीं? इस रिलेशन की बच्चों आपको समझ आई है? ये रिलेशन है वेव नंबर नहीं, वेव लेंथ कैलकुलेट करने का रेडिएशन की। जो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन कूदेगा, इमिट होंगी, उस इमिटेड रेडिएशन की क्या वेव लेंथ है, उसके लिए ये फार्मूला है। कैसे निकाला, वेव नंबर का होता है पर मीटर यूनिट, वेव लेंथ का होता है मीटर। यानी जो वेव नंबर होता है वो इनवर्स होता है वेव लेंथ की। वेव नंबर जो होता है वो इनवर्स होता है किसके बच्चों, वेव लेंथ की। तो वेव लेंथ का इनवर्स ले लिया हमने, वेव लेंथ का इनवर्स ले लिया। वेव नंबर की जगह बस क्या लिखा, यहाँ बोलेंगे वेव नंबर की जगह क्या लिखा, 1/λ वेव लेंथ। ये क्या है, वेव नंबर है, इसकी जगह क्या लिखा, 1/λ। लैम्डा क्या है बच्चों, वेव लेंथ। समझ आ गई? क्यों? क्योंकि वेव लेंथ और वेव नंबर आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है, यानी वेव नंबर का मतलब ये है, वेव नंबर का मतलब ये है 1/λ। इसका यूनिट क्या होता है, पर मीटर। तो ये मीटर है, मीटर ऊपर जाएगा तो पर मीटर। अब मेरे हाल में बात आपको समझ में आ गई। क्यों ये कर रहे हैं? अगर आपको वेव लेंथ कैलकुलेट करने की दी जाए, ये पहले जो कैलकुलेशन की थी वो की थी वेव नंबर की, अब कैलकुलेशन होगी वेव लेंथ की। दोनों में फ़र्क है बच्चों। वेव नंबर क्या है, हाउ मैनी वेव्स, कितनी वेव्स हैं। वेव लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ड्रॉप। देखिए 1/λ है। अब आप देखें
यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा था वो अरेज कर दिया, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। N2 से N1 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो रेडिएशन इमिट होंगी उनकी वेवलेंथ कितनी होगी वो आपने कैलकुलेट करना है। Z क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो Z होगा 1 यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अब R, यहाँ R की वैल्यू बताएं, अभी बताते हैं आपको। N1 क्या है, लाइमन सीरीज के लिए कैलकुलेशन उन्होंने कहा है N1 से N2 से इलेक्ट्रॉन N1 में आया, N2 से इलेक्ट्रॉन N1 में आया, ठीक है, N2 से N1 में आया। N2 क्या है, हायर ऑर्बिट, ठीक है, 2 से 1 में आया। अच्छा पहले इसको कैलकुलेट करें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ 1 4 का एलसीएम 4 5 4 4 माइनस 1 3, तो बच्चों ये आ जाएगा 3/4। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 3/4 R 3/4 1/λ। अच्छा हमने क्या कैलकुलेशन करेंगे, लैम्डा क्या होता है, वेव लेंथ होती है। ये लैम्डा नीचे से ऊपर गया तो आप क्या हो जाएगा 4/3, ये R ऊपर है तो R नीचे लिखा है 4/3 R, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई 4/3 R आ गई, ठीक हो गया। R की क्या वैल्यू थी 1.09 × 10⁷ एंगस्ट्रॉम, चाहे तो वो पुट करते, ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं आगे लिखने लगा हूँ 4/3 मल्टीप्लाई R है तो इसको 1/R लिखें, तो बच्चों R की क्या वैल्यू है 1.09 × 10⁷, और 1/R की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट पुट करना चाहते हैं तो वो आप लिखें 911 एंगस्ट्रॉम। शॉर्टकट इसको याद रखेंगे, 1/R की वैल्यू होगी बच्चों 911 एंगस्ट्रॉम, 911 एंगस्ट्रॉम। यहाँ इसकी वैल्यू आप पुट करें। अब बच्चों आगे कैलकुलेटर का थोड़ा सा काम होगा, मैं जल्दी कैलकुलेटर से आप भी कर रहे हैं, मैं खुद भी करता हूँ। 4 × 9 11 तो ये वैल्यू आती है 1214। बच्चों ये वेव लेंथ आ गई 1214 एंगस्ट्रॉम, ठीक हो गया। तो आपके वेव लेंथ आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आर की वैल्यू ना पुट करें, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। 1/R की वैल्यू डायरेक्ट पुट करें, क्या आएगी 911 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पुट की वेव लेंथ की वैल्यू आ गई। क्या पता चला सर, L2 दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आया है तो जो वेव लेंथ इमिट हुई है उसकी क्या, जो वेव लेंथ, जिस वेव लेंथ की रेडिएशन इमिट हुई है उस रेडिएशन की वेव लेंथ क्या है 1214 एंगस्ट्रॉम। समझ आ गई बात आपको। अच्छा यहाँ तक बात समझ आ गई, चले ठीक है। अब ये देखें, अब किसके लिए कैलकुलेट किया था, जब दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन पहले में आए। अगर तीसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन पहले में आए तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9, यहाँ आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 एलसीएम आ गया 9 और 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और 9 माइनस 1 8/9 आ गया, यहाँ भी आ जाएगा 8/9। अब क्वेश्चन क्या है, बोलेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन क्या है कि जब पहले क्वेश्चन था दूसरे से पहले भी ऑर्बिट में आया तो क्या इमिट होंगी कि उसकी वेवलेंथ क्या है रेडिएशन की। अब क्वेश्चन ये है कि तीसरे से जब पहले में आया तो फिर कितनी वेवलेंथ जो रेडिएशन इमिट होंगी उसकी वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। अच्छा 8/9 तो वेवलेंथ यहाँ क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, 9/8 R हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 9/8 और यहाँ भी 9/8। अच्छा 9/8 कैलकुलेट करें बच्चों, 911 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड किया इसको 8 के साथ तो 1024 आ गया आपके पास, 1024 एंगस्ट्रॉम। ये क्या था, तीसरे से जब इलेक्ट्रॉन आया किस में पहले में, ये क्या था दूसरे ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन आया पहले में। अच्छा रिजल्ट आपके सामने लिख दिया गया, ठीक हो गया। अब बच्चों दो तो आपको कर दिया आपके सामने, उसकी वैल्यू भी आपके सामने लिखी। अब अगर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन 1 में आया, जो लाइमन सीरीज है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ में आएगा, उसमें लोअर ऑर्बिट हमेशा क्या होगा n = 1,
लाइमन सीरीज में याद रखेंगे लोअर ऑर्बिट क्या होगा बच्चों, n = 1। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन n = 1 में आया तो यहाँ n2 की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाला फार्मूला लग रहा है, n2 की जगह क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे। हायर ऑर्बिट क्या है बच्चों, इन्फिनिटी है। इन 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर 0 होता है, तो ये सारा फैक्टर हो गया बच्चों 0। 1/1 1/1 1, तो इधर 1/1 ठीक हो गया, तो 1/1 r ठीक है। तो 1/r की वैल्यू 1 × 1/r है ना, तो इसकी वेवलेंथ की वैल्यू होगी 911 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अब एक रिजल्ट जो है वो हम निकालने लगे हैं। अब बात नुक्ते पे आएगी बच्चों, इसको मैं फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, मैं अरेंज करने लगा हूँ, ठीक है। अब बात नुक्ते पे आएगी, अब नुक्ता बयान होने लगा है, बड़ा इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलें, ये जो आई 911, ये क्या पुट किया, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन जब आया कहाँ पर आया 1 पर। चलें, यहाँ लिखने लगा हूँ, लैम्डा हमारे पास आया 9911 एंगस्ट्रॉम जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आया 1 पर। अच्छा, वेवलेंथ हमारे पास आई 1214 एंगस्ट्रॉम जब सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदा 1 पर। अच्छा, वेवलेंथ हमारे पास आई 1024 एंगस्ट्रॉम जब तीसरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आया पहली ऑर्बिट पर। अच्छा, तो बच्चों इस इंफॉर्मेशन को नोट करें और इससे जो रिजल्ट लिखते हैं हम उनको देखते हैं कि इससे क्या पता चल रहा है, क्या रिजल्ट इससे निकल रहा है। अच्छा, मैंने कहा था कि शुरू में मैंने कहा था कि आप इसमें क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन का ये क्यों हम कर रहे हैं बच्चों, ये जवाब है, किसका जवाब है, जो 1887 में बाल्मर सीरीज और लाइमन सीरीज डिस्कवर हुई थी 1913 तक, उसका ओरिजिन, उसका जवाब हमें पता नहीं था। बोहर एटॉमिक मॉडल ने आकर एक तो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड को ओवरकम किया और दूसरा काम क्या किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन हमें दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझाया हमें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या चीज़, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, लाइन स्पेक्ट्रम है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। वो कैसे है, वो ऐसे है बच्चों, वेवलेंथ क्या है 1214 एंगस्ट्रॉम जब दूसरे से इलेक्ट्रॉन पहले में आया इतनी वेवलेंथ है। अच्छा, तीसरे से पहले में आया इलेक्ट्रॉन तो कितनी वेवलेंथ आई 1024। इन दोनों को आप देखें, दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब पहले ऑर्बिट में आया तो वेवलेंथ की जो रेडिएशन इमिट हुई वो क्या है 1214 एंगस्ट्रॉम की। तीसरे से इलेक्ट्रॉन पहले में आया तो वेवलेंथ की रेडिएशन हुई 1024 एंगस्ट्रॉम की। मतलब क्या पता लग रहा है हमें बच्चों कि कुछ वेवलेंथ, ये क्या है, रेडिएशन है, रेडिएशन की वेवलेंथ है, वेवलेंथ रेडिएशन की वेवलेंथ है जो इमिट हुई है, जो इमिट हुई है, इलेक्ट्रॉन उतरा डी एक्साइड हुआ, रेडिएशन की जो इमिट हुई है उसकी वेवलेंथ क्या है वो हमने निकाली है 1024 इतने 1224। अच्छा बच्चों ये देखें, दूसरे ऑर्बिट से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान करेंगे, दूसरे ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आया तो 1214 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन वाली वेवलेंथ इमिट हुई। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन तीसरी ऑर्बिट से पहले में आया 1024 एंगस्ट्रॉम वाली रेडिएशन की वेवलेंथ इमिट हुई, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें बच्चों, दूसरे से पहले में आया तो कितनी 1214, तीसरे से पहले में आया तो 1024, मतलब कि आप देखें 1024 से 1024 है, 1024 से आप आगे देखें 1050 1100। अच्छा, मैं लिखता हूँ यहाँ 1050 वाली 1025, 1025 से लेकर 1050 तक, फिर 1100, फिर 1100 से आगे फिर 1150, फिर 1150 से आगे 1200, फिर 1200 से आगे 1213 तक, यानी 1025 से लेकर
1213 एंगस्ट्रॉम तक जो वेवलेंथ की रेडिएशन है वो गायब है। अब बात समझ में आई आपको? वो कैलकुलेशन जो सारी की थी उसका रिजल्ट ये निकला बच्चों। इसलिए एटम का डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम है। इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। समझ आई बात? क्यों डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है? 1214 है, 1024 चला गया। 1214 है, 1024 चला गया, ठीक हो गया। 1024 वाली वेवलेंथ होती 1025 वाली होती 26, 27, ये टोटल लगातार जाती 1214 तक। फिर जो स्पेक्ट्रम बनता बच्चों वो बनता कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब इतनी वेवलेंथ दरमियान में गायब है। 1025 वाली नहीं है, 1050 वाली नहीं है, 1150 वाली, 1100 वाली नहीं है, 1200 वाली नहीं है, 1213 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ दरमियान से गायब है। ये वेवलेंथ यहाँ मौजूद नहीं है। हमने फार्मूला लगाकर चेक किया तो बच्चों इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इसलिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है क्योंकि कुछ वेवलेंथ की रेडिएशंस प्रेजेंट हैं और कुछ वेवलेंथ की रेडिएशंस गायब हैं। ये जो मैंने सारी लिखी हैं ये वाली क्या है बच्चों? गायब है। ये वाली सारी गायब है। दूसरे से पहले में आई तो इतनी, तीसरे से पहले में आई तो 1024 आई। दरमियान में कितनी वेवलेंथ गायब हैं? जो गायब है ये मैंने यहाँ पर लिख दी है आपके सामने। तो ये गायब थी दरमियान में से, इसलिए आपको स्पेक्ट्रम में कुछ कलर दिखाई पड़ रहे थे, कुछ कलर गायब थे, तो उसको हमने लाइन स्पेक्ट्रम बोला। तो ये बच्चों उसने बोहर ने समझा दिया कि इस तरह जो हाइड्रोजन है उसका लाइन स्पेक्ट्रम है। एक बात ये तो आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक और बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी। देखिए जब दूसरे से इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आया, दूसरे से इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आया तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन पहले में आया तो उसकी वेवलेंथ 911 है, इसकी 1214 है। यानी जिसमें डिफरेंस ज़्यादा है एनर्जी का, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बच्चों, उसकी वेवलेंथ कम है। तो यहाँ मैं एक की लिखने लगा हूँ। शॉर्टर ट्रांजिशन शॉर्टर ट्रांजिशन है n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 1, तो वेवलेंथ उसकी लॉन्गर है बच्चों। और वो वेवलेंथ लॉन्गर कितनी है? 2 to 1 and 1 पे जो आई है 1214 एंगस्ट्रॉम, 1214 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला हमारे पास। वो रिजल्ट क्या पता लग रहा है? लॉन्गर ट्रांजिशन जो है इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 पर जब इलेक्ट्रॉन आया तो उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है बच्चों। कितनी शॉर्टर है? आपके सामने लिखी है 911 एंगस्ट्रॉम, ये वाली। इन्फिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन 1 पे आया और जब 2 से 1 पे आया तो यहाँ से जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया तो वेवलेंथ लॉन्गर है 1214 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या बात पता लग रही है कि अगर लॉन्गर ट्रांजिशन होगी तो वेवलेंथ छोटी होगी। वेवलेंथ क्या होगी? इस तरह की होगी, ठीक हो गया। और अगर दूसरी ऑर्बिट से पहले में आया है, शॉर्टर ट्रांजिशन है, दूसरे से पहले में आया है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? लॉन्गर होगी। लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस एमिट होंगी, लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस एमिट होंगी। तो ये इसको आप नोट करें, लॉन्गर ट्रांजिशन वेवलेंथ शॉर्टर, शॉर्टर ट्रांजिशन वेवलेंथ लॉन्गर, ये पता लग गया। अच्छा, अब कोई बच्चा ये सवाल करता है कि सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखो डिफरेंस ज़्यादा है तो वेवलेंथ शॉर्टर है, डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ लॉन्गर है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है, इसके पीछे ये वजह है कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेवलेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी डिफरेंस की। यहाँ एनर्जी डिफरेंस कम है
तो यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा? 1214 आई। यहाँ एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम आई, 911 एंगस्ट्रॉम है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज क्या है? 911 एंगस्ट्रॉम है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, याद रखेंगे। ठीक हो गया? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज 911 एंगस्ट्रॉम, याद रखेंगे। और अगर ये आपको कहा जाए कि लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन वो कितनी है, तो लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कितनी है बच्चों? वो होगी N2 = N1, 1214 एंगस्ट्रॉम। समझ आ गई? शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन पूछे तो 911 और लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन पूछे तो 1214 एंगस्ट्रॉम। इससे बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि ये दूसरी ऑर्बिट से पहली ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट से पहली ऑर्बिट। समझ आ गई बात आपको? ठीक हो गया? तो इसकी को आप याद रखेंगे कि जितनी ट्रांजिशन शॉर्टर होगी उतनी वेवलेंथ लॉन्गर होगी, और जितनी ट्रांजिशन लॉन्गर होगी उतनी वेवलेंथ शॉर्टर होगी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इससे आगे फिर इंशाल्लाह बार्मर का पढ़ेंगे। बार्मर क्या होता है? जिसमें जो लोएस्ट ऑर्बिट है वो क्या है? n = 2। n = 2 पर इलेक्ट्रॉन आकर गिरे तो उसको हम बोलते हैं बार्मर सीरीज। उसमें भी सारा केस इसी तरह होता है। क्या आपको पता चला? यहाँ से ये गायब थी तो इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम है, डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, नमाज की पाबंदी करते रहें, कसरत से जिक्र करते रहें।